बच्चे आज हमने बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है, डैट इज़ टॉर्क। इट इज़ डिनोटेड बाय टाउ। इसका सेंटर ऑफ मास से कोई लिंक नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है टॉर्क। अब बात आती है कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क होती है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो बॉडी घूमना शुरू कर दे, तो उस बॉडी के इफेक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? टॉर्क नाम दे रहे हैं। हमने फोर्स लगाई और बॉडी घूमना शुरू कर दे, आगे जाने की बजाय घूमना शुरू कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क। कि हमने बॉडी पे क्या अप्लाई की है? टॉर्क अप्लाई की है। एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है, जैसे मैंने डोर है, इस डोर पे मैंने फोर्स लगाई है। फोर्स लगाने पे डोर ने क्या करना है? इसने घूमना है। और ये किसके अबाउट घूम रहा है? इस एक्सिस के अबाउट डोर घूमता है बस। अब अगर हम डोर पे फोर्स लगाते हैं, डोर ने क्या करना है? रोटेट करना है। अब ये सोचो कि डोर पूरा सर्कल घूमता है, सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल? डोर ऐसे घूमेगा तो कौन सर्कल है? ये क्वार्टर सर्कल है। ये डोर आपके सामने है, इस पर मैंने फोर्स लगाई है तो ये बस ऐसे ही हो जाएगा, मतलब इसने क्वार्टर सर्कल घूमना है बस। ये डोर सामने है, खोला है इसको तो ऐसे हो जाएगा बस। तो इसने क्वार्टर सर्कल घूमना है, 1/4 सर्कल घूमना है। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो बॉडी आगे जाने की बजाय घूमे बस। तो जो फोर्स बॉडी को घुमाती है, उस फोर्स के इफेक्ट का नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क। जैसे फ़ैन घूम रहा है तो फ़ैन पे क्या लग रही है? टॉर्क लग रही है, जिसके कारण फ़ैन लगातार क्या कर रहा है? घूम रहा है। दूसरी एग्जांपल है, साइकिल का जो पैडल होता है उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो पैडल क्या करता है? पैडल खुद क्या करता है? वो घूमता है। तो जो आपने फोर्स लगाई उसका जो इफेक्ट हुआ बॉडी पे, दैट इज़ टॉर्क। तो एक तरह का टॉर्क क्या चीज़ है? टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। व्हाट इज टॉर्क लिखेंगे, लगा तो आप फोर्स रही है लेकिन बॉडी आगे जाने की बजाय घूम रही है। तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को आप टाउ से डिनोट करते हैं और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बॉडी को घूमने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए कि टॉर्क चाहिए? बॉडी ने अगर घूमना है तो उसको क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। टॉर्क के लिए हमने फोर्स भी लगानी है और उस फोर्स का किससे डिस्टेंस होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए। अब आपको मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, आपको थोड़ा देखेंगे आप। सामने देखो, ये डोर है। इस डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा आपके पास? इस डोर का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। डोर ने इसी एक्सिस के अबाउट खुलना है, इसके घूमना है इसके अबाउट। तो मैं डोर पे जो फोर्स लगा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। तो इस जहाँ पे मैंने फोर्स लगाई उस फोर्स का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जितनी डोर की लेंथ है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो इस डोर पे टॉर्क कितनी लगी? बट इस टॉर्क फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ, फोर्स जो मैंने लगाई मल्टीप्लाई जितना ये डिस्टेंस है। इस डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये वाला, जिसके अबाउट डोर ने रोटेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से देखना, टॉर्क का मैंने फॉर्मूला सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। डोर को ओपन होने के लिए मान लो टॉर्क चाहिए 20 न्यूटन मीटर। एक ये भी लिख लो, टॉर्क के SI यूनिट्स न्यूटन मीटर। जो बेसिक सी बातें हैं, टॉर्क के डिमेंशंस ml² T-2। हाँ जी, अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक डोर को मैंने ओपन करना है। डोर को ओपन करने के लिए डोर घूमेगा, जो ओपन करेंगे तो डोर घूमता है। कितनी टॉर्क चाहिए मुझे ओपन करने के लिए? एग्जांपल ये 20 चाहिए।
और 20 कैसे बनेगा? 20 का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने अगर फोर्स 20 लगाई तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस मुझे कितना करना पड़ेगा ताकि 20 आ जाए? 1 मीटर करना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क मुझे 20 ही चाहिए, मैंने फोर्स लगाई 5। अब बताओ डिस्टेंस मुझे कितना करना चाहिए ताकि 20 बन जाए? 4 करना चाहिए। मैंने फोर्स लगाई 1, अब डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे? 20 चाहिए। अब ध्यान से एक बात को समझो, लास्ट केस में मैंने फोर्स सबसे कम लगाई, कब? डिस्टेंस जब ज़्यादा कर दिया। तो क्या लास्ट केस में डोर ओपन होगा? आंसर है यस, डोर ओपन होगा, क्योंकि टॉर्क अपन कितनी लगा रहे हैं? जितनी चाहिए, 20 न्यूटन चाहिए, हम टॉर्क उतनी लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स ज़्यादा लगाओ, फोर्स की बजाय आप क्या ज़्यादा कर दो? डिस्टेंस ज़्यादा कर दो, टॉर्क उतनी की उतनी ही बनेगी। तो इसी कारण ना जो डोर के हैंडल्स होते हैं, डोर के हैंडल्स, ये आपके पास डोर है, इस एक्सिस के बाद डोर ने घूमना है, डोर के हैंडल यहाँ लगाए जाते हैं एज के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब भी अपन डोर को ओपन करें तो अपन यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैक्सिमम है तो फोर्स क्या लगेगी? मिनिमम लगेगी। तो आपका डोर बड़ी आसानी से कम फोर्स लगा के ओपन हो जाएगा। कभी भी कोई भी कारपेंटर डोर के हैंडल्स एजिस पे नहीं लगाता, इधर नहीं लगाएगा। इधर लगाने से क्या होएगा? डिस्टेंस कम हो गया, तो आपको फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? डोर ओपन करने के लिए ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हम कभी भी डोर को अगर ऐसे ओपन करेंगे ना, करके देखना, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इधर लगाओगे फोर्स तो कम लगानी पड़ेगी, इधर लगा के खोलोगे तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी फोर्स। तो इसलिए डोर के हैंडल्स हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? एजिस पे लगाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिखेंगे, वाई द हैंडल्स ऑफ द डोर, वाई द हैंडल्स ऑफ द डोर फिक्स नियर द एजिस, वाई द हैंडल्स ऑफ द डोर फिक्स नियर द एजिस। डोर के हैंडल्स हम एजिस पे क्यों फिक्स करते हैं? तो आपको मैंने रीज़न बता दिया, क्यों ऐसा क्यों करा जाता है? बिकॉज एजिस पे फिक्स करने से क्या चीज़ बढ़ जाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज, एजिस पे फिक्स करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज, देयरफॉर with lesser force applied, therefore with lesser force applied door can open। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, लेस फोर्स अप्लाई करने पे भी डोर ओपन हो जाता है। इसके एक और एग्जांपल है, आपके घर में जो मेन गेट होता है, जो अपना मेन गेट है वो आयरन का बना होता है, बहुत बड़ा नॉर्मल इस तरह का मेन गेट होता है अपना। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इस एक्सिस के बाद ये डोर खुलता है। तो आप कभी भी नोट करना, मेन गेट पे ना थोड़ा सा टच करो एज पे, तो मेन गेट का डोर अपने आप ही खुल जाता है। थोड़ा सा आपने टच किया इसको, ये अपने आप ही ओपन हो जाता है, इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं आपको लगानी पड़ती। कभी भी नोट कर लेना, क्योंकि जो घर का मेन गेट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है? बहुत ज़्यादा है, 2 मीटर या 3 मीटर होता है। तो कम फोर्स लगाने पे भी ये डोर बड़ी आसानी से ओपन हो जाता है। आज आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, इस डोर से नहीं, जो नॉर्मल घर के डोर है ना, इससे नहीं पता चलता। आपने ना जो अपना मेन गेट है उसको सेंटर पे फोर्स लगा के उसको ओपन करके देखना है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको कितनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ती है। फिर भी ना हो तो बिल्कुल एज के पास जाके फोर्स लगा के ओपन करके देखना, उसमें वो ओपन होएगा ही नहीं, हम जितनी मर्जी ज़्यादा फोर्स लगा लें। क्यों? क्योंकि इस केस में डिस्टेंस बहुत कम हो गया, आपको मैक्सिमम फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी डोर ओपन करने के लिए। इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वाई वी प्रेफर स्क्रू ड्राइवर ऑफ ग्रेटर लेंथ। हम स्क्रू ड्राइवर क्यों प्रेफर करते हैं ऑफ ग्रेटर लेंथ? हाँ जी, स्क्रू ड्राइवर तो समझ गए हो, उसकी लेंथ ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? लेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा? फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो स्क्रू ड्राइवर हो उसकी लेंथ क्या हो? ज़्यादा हो, जिससे
फोर्स अपने को कम लगानी पड़ेगी। आंसर वही है, डोर वाला ही आंसर है। लेंथ ज़्यादा होने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा देन लेसर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। डिस्टेंस अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, टॉर्क की डेरिवेशन है वो हम आज कर रहे हैं। लिखेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। प्योरली क्रैमिंग वाली डेरिवेशन है ये, और इस डेरिवेशन का आगे कोई यूज़ भी नहीं है। इससे आपको जो फॉर्मूला बनाएंगे ना वो कोई यूज़ भी नहीं होना, लेकिन ये एक्सप्रेशन अपने सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो ये हम बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओ इज़ ओरिजिन। ये बॉडी ना इस पॉइंट ए पे है और इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स वाई, और ओ से लेकर 8 तक जो पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बॉडी पे ना इस तरफ थोड़ा सा ना टिल्टेड बनानी है, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ नहीं है, इस तरफ है थोड़ी। ठीक है, टिल्टेड मैंने बॉडी पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। इस फोर्स को लगाने पे ये बॉडी रोटेट कर गई, घूम गई। फोर्स लगाई, फोर्स लगाने पे बॉडी सर्कल में घूम जाती है, और किसी वक्त किसी इंस्टेंट पे यही बॉडी ए से कहाँ पहुँच गई, बी पे पहुँच गई। पहले ए पे थी, ऐसे घूमते घूमते ये कहाँ पहुँची, बी पे पहुँची। हमने जब इसको देखा तो ये बी पे थी। जब ये बॉडी बी पे पहुँची तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना बना, आर प्लस डी आर बन गया, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो बने x प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई। ये इसके बने कोऑर्डिनेट्स। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी समरी लिखवा रहा हूँ। पहले बताइए, बॉडी किसी एट एनी इंस्टेंट बॉडी कहाँ पे थी, ए पे थी। फिर मैंने बॉडी पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। बॉडी ए से कहाँ पहुँच गई, बी पे पहुँच गई, और बी का व्हाट इज पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर, और बी के कोऑर्डिनेट्स x प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई। ये भी मैंने आपको बताया। थोड़ा इसको लिख लेते हैं आप, क्योंकि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं ना आपको थोड़ा थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है। लिखेंगे लेट अस सपोज दैट बॉडी ऑफ मास m, let us suppose that body of mass m is at point A. Body of mass m is at point A at any instant. Is at point A at any instant. जो आपने point A लिखा है ना, point A के साथ ना ब्रैकेट में ऐसे लिख लो x, y। ठीक है। फोर्स F इज अप्लाइड। अगर मैंने ये फोर्स F अप्लाई करी है तो क्या मैं F को ऐसे लिख लूँ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। मैंने फोर्स F लगाई है, F को मैं ऐसे लिख लिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एंड बॉडी रोटेट्स, बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। बॉडी रोटेट्स एंड इट रीचेस पॉइंट B। बॉडी रोटेट करके B पे पहुंच जाती है। लिख लो B के साथ ही ब्रैकेट में B के क्या कोऑर्डिनेट्स है, x प्लस डी एक्स
कॉमा वाई प्लस डी वाई रिचेज एट पॉइंट बी। ठीक है, अब बॉडी जा रही है ए से बी की तरफ, तो ए से बी ऐसे एरो लगा दो। नाउ इन ट्रैंगल ए ओ बी ट्रैंगल को देखो आप। ट्रैंगल आप सबने सुना हुआ, ट्रैंगल आप कैसे लगाते हैं, किन दो वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो मैंने ओ ए की वैल्यू है आर प्लस ए बी, ओ बी की वैल्यू कितनी है आर प्लस डी आर। दोनों तरफ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए बी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर डी आर। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, डी आर आ गया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, ए और बी को देखो, ए और बी को देखो, इसमें एक्स में कितना फ़र्क है, एक्स में, ए में तो एक्स है, बी में है एक्स प्लस डी एक्स, तो कितना डिफरेंस है डी एक्स का। तो ए और बी में ये जो डिफरेंस है ये डी एक्स का है। इसी तरह y में कितना डिफरेंस है, y में डिफरेंस है डी वाई का, तो ऐसे ये जोड़ दिया, ये डी वाई बन गया। इस पॉइंट को तुम ना ओ डैश नाम दे दो, इसको नाम दे दो ओ डैश। नाउ इन ट्रैंगल ए बी ओ डैश, ए बी ओ डैश ट्रैंगल को देखो, किन दो वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है, किन दो वेक्टर का ऑर्डर सेम है, ए ओ डैश एंड ओ डैश बी का ऑर्डर सेम है। तो क्या मैं ये कह दूँ ए बी वेक्टर इक्वल टू ए ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर, ऐसे लिख दिया। ए बी वेक्टर इक्वल टू ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी। नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज़ ए बी वेक्टर, वो डी आर है। ठीक है, व्हाट इज़ ए ओ डैश, ए ओ डैश वेक्टर क्या लिखूँ, डी एक्स, किस एक्सिस में हो, एक्स में है कि वाई में है, तो डी एक्स आई कैप। इसमें एक बच्चों को डाउट आता है, बच्चे कहते हैं कि सर ए ओ डैश वेक्टर है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे आप क्या लगाओ, माइनस आई कैप लगाओ। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए से लेकर ओ डैश में जब आप जा रहे हैं, जब हम ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, बुक में इन्होंने एक्स प्लस डी एक्स लिखा हुआ है, थोड़ा सोच के देखो, जब आप सर्कल में ऐसे जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, जब ऐसे जा रहे हैं तो एक्स कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, एक्स कम हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्स प्लस डी एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स प्लस डी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स माइनस डी एक्स होना चाहिए, और ये डी एक्स की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस डी एक्स होना चाहिए। और अब मैं लगाऊंगा माइनस डी एक्स और माइनस आई, तो ये प्लस आई क्या भी बनेगा, माइनस डी एक्स और माइनस आई, तो ये कितना बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो पूछा गया इनसे कि ऐसा क्यों तुमने किया, तो ये कहते हैं कि कई बार ना बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डी एक्स ही कर दिया और वाई प्लस डी वाई कर दिया, एट द एंड तो आंसर सेम ही आता है, इसलिए कहते हैं हमने चेंज नहीं किया। अदरवाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स माइनस डी एक्स, कोई बात नहीं, माइनस डी एक्स होना चाहिए और लेफ्ट साइड के कारण माइनस आई कैप होना चाहिए, तो माइनस डी एक्स इंटू माइनस आई, वो तो यही बात बनेगी, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया। और डी वाई के साथ क्या लगाया, जे कैप लगाया, तो आपके पास डी आर की वैल्यू आ गई, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। फोर्स ऊपर लिखी हुई है अपन ने, कितनी फोर्स लिखी है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। जो वर्क डन होता है ना डी डब्ल्यू, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर, वर्क डन डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर होता है। तो इधर वैल्यू पुट करें आप एफ़ की और डी आर की। एफ़ की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स आई कैप प्लस
एफ वाई जे कैप डॉट डी आर की वैल्यू कितनी है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो देखो डी डब्ल्यू कितना बनेगा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला मल्टीप्लाई करते हैं आई वाले से, जे वाला मल्टीप्लाई करते हैं हम जे वाले से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। तो क्या ये तुम्हारे पास डी डब्ल्यू बन जाएगा। अभी कोई आंसर नहीं आया, इस डी डब्ल्यू को अपन रखेंगे, बाद में इसको यूज़ करते हैं, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। अभी आंसर नहीं आया। अब वापस डायग्राम में आइयो, वापस अब डायग्राम में आएंगे। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन थोड़ी सी अब ध्यान से करने वाली है। डायग्राम में वापस आ जाओ। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, एक्स की है। अगर आप ट्रायंगल देखें ए ओ सी ट्रायंगल में देखें, ये ना रफ साइड पे कैलकुलेशन करनी है, यहाँ तक छोड़ के खाली स्पेस छोड़ देना और साइड पे लाइन मार के कैलकुलेशन करनी है, मेन वर्क में नहीं है ये। ए ओ सी ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, ए ओ सी ट्रायंगल में बताओगे एक्स बाई आर किसके इक्वल होगा, ए ओ सी में एक्स हो गया बेस, आर हो गया हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई आर किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। तो क्या तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसी ट्रायंगल में वाई बाई आर क्या होगा, वाई है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई बाई आर होगा साइन थीटा। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r साइन थीटा। x की वैल्यू आती है r कोस थीटा, y की वैल्यू आती है r साइन थीटा आती है। लेकिन हमें इक्वेशन नंबर 4 में x चाहिए या dx चाहिए, हमें इक्वेशन 4 में चाहिए dx और dy, मतलब डेरिवेटिव करके आपने वैल्यू निकालनी है। आपके पास तो x और y की वैल्यू आ गई, बट हमें वहाँ पे क्या चाहिए, dx एंड dy। तो इधर वापस आ जाओ, रफ साइड ही चल रही है लेकिन पेपर में शो करनी पड़ेगी, ठीक है, पेपर में करनी है। मेन डेरिवेशन वही है। अगर मैं इसके नीचे करवा दूँगा ना कैलकुलेशन तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम अलग से dx और अलग से dy निकाल के यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। नाउ टेक डेरिवेटिव, dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ r कोस थीटा। dx बाई डी थीटा इक्वल टू r तो कांस्टेंट है, हाँ जी। कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। ये बातें याद होनी चाहिए, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हमेशा के लिए आपको याद होने चाहिए। ये आपका बन गया। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आपके पास माइनस r साइन थीटा आ गई, ठीक है। व्हाट इज़ r साइन थीटा, y, r साइन थीटा कितना है y। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस y। तो क्या तुम्हारे पास dx की वैल्यू माइनस वाई डी थीटा आ गई, हाँ जी, dx की वैल्यू आ गई है। ये पुट कर देंगे आप उधर, अभी नहीं करनी। ऐसे मुझे dy निकालना है, dy के लिए भी टेक डेरिवेटिव। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ r साइन थीटा। dy बाई डी थीटा r कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, हाँ जी। व्हाट इज़ r कोस थीटा, हमने लिखा ऊपर r कोस थीटा की वैल्यू x है, तो ये अपने पास x हो गया। तो dy की वैल्यू कितनी बनी, x डी थीटा। तो आपके पास dx की वैल्यू भी आ गई और dy की वैल्यू भी आ गई। अब वो वहाँ पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन में। ये जो मैंने लिखवाया ना साइड पे, जो रफ कैलकुलेशन है लेकिन पेपर में लिख के दिखानी पड़ेगी। हमने dx और dy की वैल्यू पता लगा ली, यहाँ पुट करो। तो व्हाट इज dw, fx इंटू डी एक्स, बटे डी एक्स माइनस वाई डी थीटा, फिर प्लस एफ वाई इंटू डी वाई बटे डी वाई एक्स डी थीटा।
ये आ गया। तो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू बनी वो बनी आपके पास माइनस वाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई ब्रैकेट के बाहर डी थीटा। डी डब्ल्यू की वैल्यू बन गई आपके पास एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये फिफ्थ इक्वेशन लिखेंगे इसको। माइनस वाली टर्म मैंने बाद में लिख दी, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, वही बात है, माइनस पहले बाद में लिख दिया, प्रॉपर एक टर्म बना दी। अब लिखेंगे बट इन रोटेशनल मोशन वर्क डन इक्वल टू टाउ डी थीटा। रोटेशनल मोशन में वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो टाउ डी थीटा होती है। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे इसका, अभी फ़िलहाल याद रखना है टाउ डी थीटा होती है। नाउ इक्वेट 5 और 6, क्योंकि 5 इक्वेशन भी वर्क डन के बराबर है और 6 भी वर्क डन के इक्वल है। इक्वेट 5 और 6। व्हेन वी इक्वेट 5 और 6 तो टाउ डी थीटा इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। दोनों तरफ से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। चेक करो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसकी समरी सुनो, बच्चों लगता है कि शुरू कहाँ से किया ख़त्म कहाँ करते पता ही नहीं चला। तो इसकी समरी क्या है डेरिवेशन की, सिंपल है समरी इसकी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स आई प्लस और डी आर की वैल्यू डी एक्स आई प्लस, ये इक्वेशन बना ली। बस अपना अगला काम क्या था, डी एक्स निकालना और डी वाई निकालना। डी एक्स निकालना और डी वाई निकाल के यहाँ पुट कर दिया, बस सोल्व कर लिया। मतलब ये मेन तो आपने एफ़ की वैल्यू और डी एक्स आर की वैल्यू सही पुट करनी है बस। फिर वी फाइंड डी एक्स एंड डी वाई। ये डी एक्स पता लगाया हमने यहाँ से, इधर से डी वाई, देन ये टॉर्क आ जाती है। तो इतना हम कर रहे हैं। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।